केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर जिलों की नगरी उदयपुर आए। हालांकि दौरा उनका किसान आंदोलन को लेकर और केंद्र सरकार की कृषि नीति पर था, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां आकर राजस्थान की भविष्य की राजनीति पर कई संकेत दिए गए। क्या कहा उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के लिए, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनावी नेतृत्व पर, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती चुनाव में जीत के आंकड़े वो ज़्यादा बताए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों के साथ में खिलवाड़ तो शायद कोई नहीं कर सकता जी। और जादूगर अपने आप को गहलोत साहब कहते हैं, मैंने तो कभी कहा नहीं जी। जो आंकड़ों की बाजीगरी जादूगरी वो शायद करने का प्रयास करते होंगे, लेकिन आज 21वीं सदी का मतदाता सब समझता है। राजस्थान में पिछले लगभग 30 साल से हर 5 साल बाद में सत्ता का परिवर्तन होता है और पिछले 30 साल के आप पंचायती राज के चुनाव के आंकड़े उठा करके देखिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख और प्रधान बने अधिकांश स्थानों पर। जब कांग्रेस रही है तो बहुमत राज्य की सरकार के साथ में रहा है। बहुमत ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और प्रमुख बने हैं। इस ऐतिहासिक परंपरा को नकार के सरकार के 3 साल बाकी होते हुए भी जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये इस बात का परिचायक है कि जनता कांग्रेस नीति सरकार को सर्वथा अस्वीकार कर चुकी है। माननीय गहलोत साहब ने और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए डोटासरा साहब दोनों ने 2015 में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख और प्रधानों की संख्या थी उसके साथ में वापस कंपेयर करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो शायद समझ नहीं पाए या जानबूझ करके नासमझ होने का नाटक कर रहे हैं कि उनको कंपेयर 2015 के साथ में करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको 2010 के साथ में करने की आवश्यकता थी। उनको जो है जब जब उनकी सरकार रही तब उनके कितने जिला प्रमुख और जिला जो है प्रधान बने थे उसके साथ में उनको तुलना करने की आवश्यकता थी। अपनी हार को छिपाने और हार के आंकड़ों को दबाने के इससे शायद जो है बेहतर प्रदर्शन या प्रयास नहीं हो सकता। आपको लगता है देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जी और देश के व्यापक हितों में बनाए गए कानूनों को अपने दृष्टिकोण से तोड़ने मरोड़ने और उसके माध्यम से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कुचेष्टा की है। लेकिन देश के संविधान ने जो ताकत पार्लियामेंट को दी है, मुझे लगता है कि उसको इस तरह के जो है प्रयासों से रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। सिटीजनशिप देना देश की सरकार और उसके लिए कानून बनाना पार्लियामेंट का अधिकार है। उसको रोकने के प्रयास प्रदेशों की सरकारें कर सकती हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने बार बार इस विषय में व्याख्या की है और मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान का पंचायती राज चुनाव इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब इतने सारे स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के देने के बावजूद भी राजस्थान के किसानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करके उनके पंचायती राज में एक तरफा उनको जिताया। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि न तो जनता इस तरह के विषयों के भुलावे में आने वाली है, वो अपना हित और अहित समझती है, न किसान आने वाले हैं वो अपना हित और अहित समझते हैं। अब किसान का बेटा पढ़ लिख गया है, वो 55 साल तक जिस तरह से केवल और केवल थोथे नारे और जो है सब्ज बाग दिखा करके, दिवा स्वप्न दिखा करके जो उन्होंने अपनी राजनीतिक कुर्सियों को बचाए रखा है, अब वो ज़माना लद गया है। अब जो डिलीवर करेगा, जो परफॉर्म करेगा, जो विकास करेगा, केवल जनता उसके साथ खड़ी रहेगी और ये जनता ने विभिन्न चुनावों के माध्यम से इसको परिलक्षित किया है। आखिर में हल क्या निकलेगा किसान आंदोलन का? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी इस तरह के गतिरोध का हल बातचीत से निकलता है। दुनिया भर में ये तय है, अंततः बातचीत के माध्यम से ही इसका हल निकलेगा। किसान समझेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को
और बहका करके जिन लोगों को के मन में भ्रांति पैदा करके इस तरह से ला करके चौराहे पे खड़ा किया गया है, वो निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे। बातचीत के दरवाजे हमारे पहले भी खुले थे, अभी भी खुले हैं और भविष्य खुले रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने के लिए विभिन्न कवायद हो रही है। घनश्याम तिवारी की वापसी हुई है और भी कई लोगों को वापस लाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अव्वल तो जी केवल और केवल चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। अभी जब कोरोना की आपदा आई थी, पूरे देश की नहीं दुनिया भर की जब पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन में चली गई थी, हाइबरनेशन क्या होता है, सुषुप्तावस्था में चली गई थी, केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर के हमारे जो है शीर्षस्थ नेतृत्व तक हर एक आदमी समाज की चिंता में जुटा था। कोई व्यक्ति भूखा न सोए इसके लिए काम कर रहा था। देश भर में करोड़ों करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए अपने सीमित संसाधनों के सी क्षमता से बाहर निकल करके भी काम कर रहा था। और इसके उलट सत्तारूढ़ पार्टी के लोग देश की सरकार द्वारा दिए गए राशन को अपने ठप्पे लगा करके देने का काम कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं काम करती, लेकिन हमारा परिवार, हमारे परिवार में हमारे विचार के साथ में, क्योंकि हम विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारे विचार के साथ में काम करने, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के इस यज्ञ में अपना आहुति देने के लिए यदि कोई भी समाज से व्यक्ति आता है, उसके दरवाजे हमारे लिए, हाँ उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसके लिए हमारा दिल खुला है, हम बाहें पसार करके उसका स्वागत करते हैं। कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ चलते हुए बीच राह में छोड़ करके किसी मानसिक उहापोह से अगर छोड़ करके कहीं चला गया है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, हम उसी ऊष्मा के साथ में उसको गले लगा करके उसका स्वागत करेंगे, उसको साथ लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक ताकत के साथ में आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की बात आए भारतीय जनता पार्टी में, अब की बार नेतृत्व किसके हाथ में होगा? क्या पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को जानकारी है कि माननीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास में है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस बात की शायद जानकारी किसी को नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी और देश के दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का पिछला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था ये भी आपको पता है और अगला कौन होने वाला है ये भी आपको और मुझे दोनों को पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का संकट कभी नहीं रहा और यही कारण है कि आज 1980 में बीजेपी बनने के बाद में आज तक बीजेपी का वर्टिकल स्प्लिट नहीं हो गया। हम विचार के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम अपने नेतृत्व के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में नेतृत्व का संकट और प्रश्न चिन्ह कभी खड़ा नहीं होगा। क्या आपका मानना है कि राजस्थान में इस बार भाजपा की सत्ता आई तो कुछ नया नेतृत्व मिलेगा? चलिए, आखिर में नेतृत्व कौन करेगा और किसके नेतृत्व में राजस्थान के चुनाव होंगे, इस सवाल को बखूबी चतुराई के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत टाल तो गए, लेकिन कई संकेत दे गए। इस दौरे में गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा आप भी सुने। क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तय समय से 1 घंटा से भी ज़्यादा समय देरी से मैं आप लोगों के बीच में पहुँच पाया। कुछ वायुयान के देर हो जाने के कारण और कुछ आपके उदयपुर के जिला प्रशासन की मेहरबानी के कारण से कि वहाँ देवारी के घाटे में इतना ट्रैफिक जैम था कि उसमें 20 मिनट खराब हुए, लेकिन फिर भी आप सब मित्रों ने इंतज़ार किया और आप सब मित्रों ने सहजतापूर्वक आज इस प्रेस वार्ता में, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में देरी होने के बाद में भी अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया। मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। रिफॉर्म के लिए सरकार ने काम किया है। भारत क्योंकि खाद्यान्न की कमी वाला देश था और खाद्यान्न की कमी वाला देश होने के नाते देश में खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम किस तरह हो, इसी अप्रोच के साथ में हरित क्रांति की गई और हरित क्रांति के बाद में भी लगातार यही
नज़रिया बना रहा कि हम किस तरह से जो है उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। देश के अन्नदाता किसान की परिश्रम, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसंधान और बढ़ती हुई सिंचाई क्षमता के कारण से आज हमारा देश खाद्यान्न की कमी वाला देश, जब हमें आज जो है अपने फूड ग्रेन्स अपने लोगों का पेट भरने के लिए आयात करने पड़ते थे, वहाँ से रास्ता तय करते हुए खाद्यान्न की प्रचुरता वाला देश बना। और केवल प्रचुरता ही नहीं, आज दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस की राष्ट्रों की पंक्ति में आकर के खड़ा हुआ है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न के उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े शुगर के उत्पादक हैं, शुगर केन के उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के उत्पादक हैं, दुनिया के दूसरे बड़े फल और सब्जी के उत्पादक हैं, दूसरे बड़े मांस के निर्यातक हैं, दूसरे बड़े मछली और सी फूड के निर्यातक। जिस तरह से हमको अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप, क्योंकि बीच की सरकारें जो लंबे समय तक शासन में रही, वो सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित थी, इसलिए वो तदनुसार नीतियों का परिवर्तन नहीं कर पाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा किसान लगातार दबाव में बढ़ जाता गया। माननीय अटल जी की सरकार के समय में इन विषयों का अध्ययन करते हुए, इन विषयों की चिंता करते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय कृषि आयोग का दर्जा दिया गया। अपने लगभग 2 साल के डेलिब्रेशन, व्यापक विचार विमर्श के बाद में डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 4 वॉल्यूम की इस रिपोर्ट में पहली वॉल्यूम में उन्होंने कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और इतिहास के बारे में समीक्षा की, दूसरे में चैलेंजेस के बारे में बात की, तीसरे में उन चैलेंजेस का मार्ग क्या हो सकता है, और चौथी में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 102 रिकमेंडेशंस में से 102 में से 100 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू की है और उनको धरातल पर उतारने का काम किया। इन सारे रिफॉर्म्स को लेकर के हुआ खड़ा करने और आंदोलन खड़ा करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 के दिसंबर में दे दी थी और 2014 के मई तक उनका शासन था, तब क्यों कर वो उन रिपोर्ट्स का तकिया बना करके सो रहे थे? क्यों उन रिपोर्ट्स को हकीकत में रद्द के धरातल पर लागू करने और उनको अमली जामा पहनाने, उन रिकमेंडेशंस के अनुरूप काम करने का साहस उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जब कभी भी पिछले दशकों में और लगभग पिछले 1 दशक में, तो जब कभी भी किसानों ने आंदोलन किया है या किसी वक्तव्य भी दिया है, तो हमेशा ही इस बात की चर्चा की थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी को लाभकारी मूल्य जो है 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के साथ में एमएसपी घोषित करो। और आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि देश की सरकार ने न केवल नजरिए को बदला कि प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय हम कृषि को प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ में देखें, हमारी कृषि लाभकारी किस तरह से हुई इस दृष्टिकोण से देखें। और नरेंद्र मोदी जी ने इसी दिशा में कि हम कृषि को लाभकारी कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में अनेक कदम उठाए। पहले शुरुआत के जो फंडामेंटल किस्म के जो बदलाव किए जाने थे, चाहे नीम कोटेड यूरिया से लेकर के, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के, कि हम जमीन की गुणवत्ता की जांच करें, हम सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाएं, सिंचाई के रकबे को बढ़ाएं, जो हम कम पानी में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के आधार पर जब कम से कम पानी में अधिकतम फसल कैसे उपजा सकते हैं, इन सब को करने के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर बहुत बड़ा बल दिया गया। वर्तमान में जब पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था, उस समय में जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पैकेज दिया गया, इस बात का संज्ञान रखते हुए कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाए बिना, उसके हितों को देखे बिना हम भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे देश में जो प्रोसेसिंग कैपेसिटीज है, वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जैसा मैंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश तो हुए, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज के मायने में आज भी हम दुनिया के बहुत पिछड़े हुए देशों की पंक्ति में खड़े हैं। हम केवल 2 या 3% ही अपना उत्पाद को प्रोसेस करके मार्केट में वैल्यू एडिशन करके बेच पा रहे हैं। ऐसे में प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना और साथ साथ में जो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का उत्पाद वर्ष भर में कृषि उत्पाद प्रॉपर भंडारण और लॉजिस्टिक्स नहीं होने के कारण खराब हो जाता है, उसको
ठीक से भंडारण की कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। और उसी के साथ साथ में हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को, कृषि प्रोडक्ट्स को ग्लोबल किस तरह से बना सकते हैं, उनको वैश्विक बाजार में किस तरह से ले जा सकते हैं। क्योंकि भारत में जो कुछ भी पैदा होता है, भारत की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि दुनिया में जो कुछ भी खाया जा सकता है वो भारत में उगाया जा सकता है। इसलिए भारत में हम दुनिया के लिए भोजन पैदा करने, दुनिया के लिए फल और सब्जी पैदा करने के लिए काम करें। हमारा किसान ग्लोबल मार्केट के लिए उत्पाद पैदा करे, केवल लोकल मार्केट के लिए नहीं करे। इस दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को दुगना करना और उसके अनुरूप जो है प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना, उसकी मार्केटिंग के लिए किसान के बेटे की हैंड होल्डिंग करना, इस दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत में के पैकेज में 1,10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया गया। मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि हमने जब कभी भी आंदोलन किए थे तब इस बात को कहा था कि मंडी व्यवस्था को जो है वो ठीक परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मंडी की जो बाध्यता है कि केवल मंडी में ही किसान बेच सके, इस बाध्यता को समाप्त करने की आवश्यकता है। अनेक किसान आंदोलनों का मैं साक्षी रहा हूं, मैं सहभागी रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि उन सब आंदोलनों में मूल रूप से ये बात की जाती थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल आज इस बात का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि हम मंडी कानून को, मंडी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, इसको परिवर्तित करेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा था कि हम असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लिक्विडेट करेंगे, उसको समाप्त कर देंगे, उसको परिवर्तित करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब आज माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है ये निर्णय किए और किसान के हित में निर्णय किए, तब आपको इनमें दोष क्यों दिखाई देता है? यदि आप घोषणा करें और लागू करें तब तो वो निर्णय उचित है, और यदि आप घोषणा करें और यदि दूसरी कोई सरकार उसको लागू करे तो किसान के हित के बजाय आपके राजनीतिक हित उसके ऊपर आ जाए। ये देश अच्छी तरह से देख भी रहा है, समझ भी रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ये 3 जो कानून बनाए, पहला और जो कानूनों में परिवर्तन किया है, पहला जिसकी मैंने आपसे व्याख्या की कि एपीएमसी में बेचने की बाध्यता से किसान को मुक्ति मिले। वो किसी भी प्रोसेसर को, किसी भी एग्रीगेटर को अपना माल जो है वो बेच सकता है, मंडी की बाध्यता के बिना बेच सकता है। उसको किसी भी तरह की मंडी अधिनियमों के तहत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ऐसा होते हुए ऐसी व्यवस्था की लागू करने के बाद में इसके सुखद परिणाम जिन प्रदेशों में ये व्यवस्थाएं लागू हो गई आए हैं, आप सभी मीडिया के मित्रों ने उनका विस्तार से उल्लेख भी किया है। उसके बाद में जो दूसरा इसको लेकर के जो हवा खड़ा किया गया कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, सरकार मंडी को समाप्त कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका विश्वास दिलाया, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बार बार कहा है। हमने अपनी शासन व्यवस्था में आने के बाद में 2014 के बाद में देश की मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया। हमने देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए काम किया, उसके लिए निवेश किया। और साथ ही साथ में हमने ऐसे छोटे छोटे मार्केट यार्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना करके उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि हम मंडी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक वन नेशन वन मार्केट की थ्योरी, आज किसान का बेटा यदि अपने घर में जो प्रोड्यूस होता है उसको वो यदि दक्षिण भारत में किसी को बेचना चाहता है प्रोसेसर को, तो उसको व्यापारी के माध्यम से जाने की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई जो है मेरे जैसा किसान अपने खेत में जो प्रोड्यूस उगाता है उसको अगर 2 किलोमीटर दूर पर प्रोसेसिंग यूनिट है उस पर ले जाने के बजाय मैं मंडी में ले जाकर के व्यापारी को दूं और व्यापारी ला करके वापस उस प्रोसेसिंग यूनिट को दे, यह बाध्यता किसान के बेटे पर क्यों? इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाया गया उसको लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही है। एमएसपी का इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी ऐसा कहकर के किसानों के मन में संशय पैदा करना और उनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको सड़क पर लाने की कुचेष्टा जो है वो कांग्रेस नीति सरकार ने और इस जो है उसके साथ के सहयोगी दलों ने की है। कांग्रेस नीति पंजाब की सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है और उसके सहयोगी दलों ने भी की है। मैं आप सबके संज्ञान में लाने के लिए विषय रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, मोदी जी ने सत्ता में आते ही एमएसपी कानून को, एमएसपी को जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन साहब की थी कि एमएसपी लाभ जो लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़ करके दी जाए, उसको किसान का हक बनाया। केवल रिकमेंडेशंस को रोक करके नहीं रखा, अपितु उस पर काम किया और गेहूं में 50%, 60% से लेकर के
और अनेक फसलों में 22 की 22 क्रॉप्स में एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, उन सब में लागत पे 50% लाभ सुनिश्चित हो, 50 से लेकर के 100% लाभ को जो है ऐसी एमएसपी डिक्लेयर करने का काम किया। केवल एमएसपी डिक्लेयर करना समस्या का समाधान नहीं था। एमएसपी बढ़ने के कारण से जो रेट बढ़ी है उसके कारण से यदि 2013-14 में जितना प्रोक्योरमेंट होता था उतना ही प्रोक्योरमेंट अगर होता तो किसान के घर में 1,59,000 करोड़ रुपए एडिशनल जाता। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए भी काम किया। मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि जब मैं देश के कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करता था, हमने दलहन और तिलहन के प्रोक्योरमेंट का जो फाइनेंशियल गारंटी जो नेफेड को देते हैं उसको 4,000 करोड़ से बढ़ा करके 48,000 करोड़ तक लेके गए थे। 12 गुना वृद्धि उसमें की थी। और उसी का परिणाम है कि कुछ कमोडिटीज में 30% से लेकर के कुछ कमोडिटीज में जैसे चने जैसी कमोडिटीज में 2,55,000% तक एडिशनल प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि मूल्य बढ़ने के कारण से 1,59,000 करोड़ का फायदा किसान को हुआ, जबकि इस एडिशनल प्रोक्योरमेंट के कारण से 1,63,000 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट किसान को हुआ। कुल मिलाकर के किसान के घर में 3,20,000 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ मोदी जी के इन दो निर्णयों के कारण से एडिशनल बेनिफिट उसके घर में पहुंचा है। जो एमएसपी को स्थिर करने हैं, एमएसपी लाभ के साथ में मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। एडिशनल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। पिछले साल जितना प्रोक्योरमेंट गेहूं और चावल का हरियाणा और पंजाब में हुआ उससे लगभग 6% ज्यादा इस बार हुआ है। तो उसको लेकर के इस तरह के संशय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों के साधन के लिए वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कानून में जो परिवर्तन किया वो आवश्यक वस्तु अधिनियम था। जैसे मैंने कहा कि जब 50 के दशक में 60 के दशक में हमारा देश खाद्यान्न की कमी वाला देश था, उस समय इस तरह का कानून बनाया गया था कि आयात करके जो हम चीजें लेकर के आते हैं, जो फूड ग्रेन्स या पल्सेस या एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेकर के आते हैं, उनकी कोई होल्डिंग करे, उनका भंडारण कर ले और फिर उसकी कालाबाजारी करे, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। आज जब देश में बिल्कुल इसकी उलट परिस्थिति, जब हमारे यहाँ हर एक चीज सरप्लस है, तब उस कानून में संशोधन करने की आवश्यकता थी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में उसको लिखा था। और आज इस कानून के होने के कारण से हमारा निवेश जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में प्राइवेट और कॉर्पोरेट निवेश होना चाहिए वो रुक रहा है, उसमें बाधा बन रही है। जब चने की सीजन में, मूंग की सीजन में अगर प्रोसेसिंग यूनिट को अपना प्रोक्योरमेंट करने की आवश्यकता है, पर वो नहीं कर सकता एक लिमिट से बाहर, क्योंकि उसके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो जाता है। ऐसे में इस कानून में संशोधन करने की नितांत आवश्यकता थी, जिसका संशोधन किया गया। और तीसरा, जिसको लेकर के इतना हल्ला लोकसभा में भी मचाया गया, जिस कानून को मुझे लगता है कि लोकसभा में मेरे कांग्रेस के मित्रों ने, विपक्षी मित्रों ने उस कानून को पढ़े बिना वहां पर अपने वक्तव्य दिए थे। उसमें आज देश के किसान की जोत घटती जा रही है, हम सब जानते हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो रिड्यूस होकर के 1 एकड़ के आसपास पहुंच गई है। उस परिस्थिति में हमारे किसान, माननीय मोदी जी की सरकार में इस बात पर निर्णय हुआ कि हमारे किसानों के फूड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस बने, किसान समूह रूप से एक साथ मिलकर के खेती करें, ताकि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पर काम कर सके। वो अपनी जो है जो खाद और बीज, पेस्टिसाइड जो भी वो खरीद करते हैं, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल, बल्क में खरीदने के कारण से नेगोशिएट कर सकें, और साथ ही साथ में अपने बल्क प्रोड्यूस को एक साथ बेचने के लिए भी नेगोशिएट कर सकें, अच्छी प्राइस रिकवरी कर सकें। इसके लिए जो है एफपीओज बनाए। इसी संकल्पना को आगे ले जाते हुए कि देश के किसान यदि किसी एश्योर्ड प्राइस पर किसी प्रोसेसर, ट्रेडर के साथ में, एक्सपोर्टर के साथ में खेती करता है, तो उसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान को हमेशा अपनी जमीन खो जाने का भय बना रहता है, और प्रोसेसर उसकी जमीन हथिया लेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, इसका डर उसको हमेशा बना रहता है। तो किसान की जमीन को इसके साथ अटैच नहीं किया जाए, इसके लिए इस कानून में संशोधन, नया कानून ला करके इसमें व्यवस्था की गई। किसान को जो है वो भाव गिर जाने पर भी उसको भाव मिलना सुनिश्चित हो, ऐसी व्यवस्था की गई। भाव अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको, किसान को जो है प्रोटेक्शन मिले, वो अपना माल जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में फ्रीली ट्रेड कर सके बढ़े हुए भाव में, वो उसके लिए सुविधा उसको प्रदान की गई। और इस तरह के कानून का विरोध करके मैं ये मानता हूं कि शायद वो अपने राजनीतिक हितों के और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो है व्यापक दृष्टिकोण से कृषि के क्षेत्र के
जो है आमूलचूल परिवर्तन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से वो एक बाधा बन रहे हैं। किसान के बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। देश भर में इस किसानों ने, किसान संगठनों ने एक सीमित क्षेत्र को छोड़ करके बाकी देश भर के किसान संगठनों ने इस पर अपनी सहमति और अपनी खुशी जाहिर की है और सरकार के इस निर्णय का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और वर्तमान में राजस्थान में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ है, 2-2.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के पृष्ठभूमि के मतदाताओं ने उसमें मतदान किया और उदयपुर सहित कुल मिलाकर के 21 जगहों पे जो चुनाव हुए थे, उन 21 जगह में से 14 से ज्यादा जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष बोर्ड बना है और डायरेक्ट जनता ने जो है, और वो जो मतदाता थे वो तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित थे, उन मतदाताओं ने सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस बात पर मोहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी जो इसको विरोध करने का स्वांग कर रही थी, उनको सीधा सीधा जवाब दिया है और इस सरकार को भी जवाब दिया है कि जिस तरह का धोखा किसानों के साथ में अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया है, जिस तरह का धोखा युवाओं के साथ में किया है, आम व्यक्ति के साथ में जिस तरह का धोखा किया है, वो अब स्वीकार नहीं है। हर एक चुनाव में इसका स्पष्ट मैसेज जो है राजस्थान की जनता ने दिया और राजस्थान की के किसानों ने, राजस्थान के ग्रामीण जनों ने एक बार इस पंचायती राज चुनाव में अपना स्पष्ट मैंडेट देकर के इस बात को जो है वो देश के सामने दिखाया कि न केवल किसान मोदी जी के इस निर्णय के साथ में है, ग्रामीण जन मोदी जी के इस निर्णय के साथ में है, अपितु वो कांग्रेस पार्टी की इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार का विरोध करने के लिए हर मौके पर कृतसंकल्प है। अभी कल नगर निगम पालिकाओं के चुनाव के रिजल्ट आए। अशोक गहलोत साहब की सरकार, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस पार्टी परिवार के मुखिया श्री डोटासरा जी, दोनों ने इस तरह का पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार प्रदेश में होते हुए भी 3 साल अभी शासन के बचे होने के बावजूद भी आपको जनता ने 50% सीटें भी नहीं दी। कुल राजस्थान में जिन 50 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए, उनके कुल जितने वार्ड्स में चुनाव हुए थे उसमें 50% सीटें भी वो नहीं जीत पाए। और आज तक ऐतिहासिक रूप से जब कभी भी कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, तब उनको जितनी वो सीटें मिली थी उसके साथ में वो कंपेयर करके देख लें कि जनता ने उनको कैसा जो है मैंडेट दिया है। जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार को नकार चुकी है। लोकसभा के चुनाव में एक तरफा मतदान करके 25 सीटें जिताई। नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम कुप्रयासों के बावजूद भी, वार्ड का पुनर्गठन, शहरों के नगर निकायों को तोड़ देने, टुकड़े कर देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, पंचायती राज में मतदान किया और अब की एक बार फिर जनता ने मोहर लगाई है कि ये सरकार हमें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। कानून बना उससे 6 महीने पहले ये ऑर्डिनेंस आया था। जब ऑर्डिनेंस आया था तब अकाली दल हमारे साथ में सहयोगी दल थी, एक ही साथ कुर्सी पे, एक टेबल की मेज के चारों तरफ बैठ करके इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया था। अकाली दल की उसके साथ सहमति थी। अकाली दल 6 महीने तक लगातार किसानों के बीच में जाकर के इस बात के लिए चर्चा भी कर रहा था, उनके साथ में बातचीत भी की थी। जिस तरह के संशय पैदा किए जा रहे थे उस संशयों को समाप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन देश के हित, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं दोनों में जब प्रतिस्पर्धा हो और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब ऊपर हो जाती हैं, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र भी था और अकाली दल ने भी उसी दृष्टिकोण से काम किया कि अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा था, उस पर षड्यंत्र में अपने धरातल को सिमटता हुआ देख करके वो भी कूद पड़े और दुर्भाग्य से आज इस तरह की स्थिति जो है उन्होंने पैदा करने का प्रयास किया, उन्होंने पैदा करने की कोशिश की। सर, जो किसानों के संगठनों के साथ में, उनके प्रतिनिधियों के साथ में अलग अलग स्तर पर माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और मंत्री समूह ने उनसे बातचीत की है। ये सारे विषय उनके सामने स्पष्ट किए हैं। लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में अब किसानों के हाथ में कमान नहीं है। अब माओवादी, नक्सलवादी, देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को अधिग्रहित कर चुकी हैं, कैप्चर कर चुकी हैं। वो लोग इस आंदोलन को बनाए रखने में ही अपना हित समझते हैं, जिन लोगों का भारत के हितों में के साथ में जो है प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं। सर, जब भी किसानों का आंदोलन, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 130 करोड़ व्यक्ति में से कोई भी यदि समूह बहकावे में आकर, बुलावे में आकर के कहीं जो है किसी आंदोलन के लिए उद्यत होता है
उसको समझाना, उससे बातचीत करना देश की सरकार का, देश के सरकार के मंत्रियों का ये निश्चित रूप से दायित्व है। और ये जो भ्रम फैला करके इन आंदोलनों को देशव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आप सब मित्रों के माध्यम से जो बात मैंने कही है, ये बात यदि ठीक से नीचे तक जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रम फैलाने की स्थिति से बचा जा सकेगा। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या इस विधेयक अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको निवेदन करना चाहता हूँ मित्र की ऐसी परिस्थितियाँ देश भर में अनेक जगह आई थी, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर या एश्योर्ड प्राइस पर कोई खेती करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एश्योर्ड प्राइस पर खेती में थोड़ा फर्क है, शायद मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार आप जानते भी होंगे पर स्पष्ट कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन पर कंपनी आकर के खेती करती है। एश्योर्ड प्राइस पर खेती करने का काम जो है किसान करता है और केवल अपने उपज को, जो कुछ भी क्वालिटी की उपज होगी उसको, जो नियत क्वालिटी है उसको अपने प्रोसेसर को, ट्रेडर को, जिसके साथ सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया उसको देता है। यहाँ खेती किसान ही कर रहा है। इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे लगता है देश भर में इसको लेकर के भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो परिस्थिति, आप गुजरात का जो उदाहरण आपने दिया है, ऐसी परिस्थितियां न बने पीएमओ तक शायद उसमें तो दखल हो गई, न दखल, अगर पीएमओ दखल नहीं करता किसान का नुकसान हो सकता था। किसान के हितों का संरक्षण करने के लिए ही, इन परिस्थितियों से बचाने के लिए ही किसान को ये कानून लाया गया। जहां तक केसेस की बात है, विद इन 30 डेज इस केस का डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। इस बात को जो है हम इस कानून का हमने हिस्सा बनाया। किसान का किसी भी तरह का जमीन का क्लेम उसके साथ में अटैच नहीं किया जा सकता। किसान की जमीन पर यदि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकंड पार्टी ने किया है, मान लीजिए कोई गोडाउन बनाया, कोई प्रोसेसिंग कैपेसिटी 200 किसानों की जमीन के बीच में एक जगह बना दी है, तो वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो बनाई है, या तो उसकी लागत मूल्य वो किसान से ले सकता है अगर किसान चाहे तो, अन्यथा वो अपनी फैक्ट्री को, अपने प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, अपनी मशीनरी को उखाड़ कर ले जाए। अगर किसान उसको रखने के लिए राजी होता है तो किसान भुगतान अपनी सुविधा के अनुसार करने के लिए उसमें सक्षम होगा। मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, तो मैं 6 महीने में देना चाहूं तो 6 महीने में दूंगा, 4 किस्त में 1 साल में देना चाहूं तो 1 साल में दूंगा। 3 साल तक का समय मेरे पास में रहेगा कि मैं 3 साल में भुगतान कर सकता हूं। इसलिए हर तरफ से किसान के हित का संरक्षण किया गया। प्राइस अगर कम हो जाती है तो जो ट्रेडर है, जो सेकंड पार्टी है, जो प्रोसेसर है, उसको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन यदि प्राइस 15 रुपए किलो में, हमने कल्पना कीजिए कि किसी एक प्रोड्यूस के लिए, आलू के लिए मैंने आपसे जो है एग्रीमेंट किया है, अगर थ्रेशोल्ड लेवल हमने 20 रुपए तय किया एग्रीमेंट के समय में, उस बाद में अगर प्राइस 30 रुपए हो जाएगी तो मेरे लिए बाध्यता नहीं है कि मैं आपको बेचूं। मैं आपसे सिर्फ पूछ सकूंगा, फर्स्ट राइट ऑफ डिनायल आपके पास में होगा कि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आपको धन्यवाद है, मैं किसी दूसरे को बेचने के लिए स्वतंत्र हूं। दोनों तरफ से किसान के हितों की सुरक्षा जो है इस कानून के माध्यम से की गई। सर तो आप, और किसान में किसी भी एक फसल, एमएसपी पर जो फसल बेची और खरीदी जाती है, वो जो है, आज आपके उदयपुर का किसान जो गेहूं पैदा करता है, अपनी हिस्से के, अपने खाने लायक जो गेहूं पैदा करता है, 2 एकड़ में, 1 एकड़ जमीन में पैदा करता है, 2 बोरी अपने घर में खाने के लिए रखता है, 1 बोरी ले जाकर के बाजार में बेचता है। यदि उस गेहूं का एमएसपी से कम में नहीं बिकेगा और व्यापारी यदि खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, वो किसान ले जाकर के किसको बेचेगा? आप किसी को खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकेंगे कि 1 बोरी तुमको खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खरीदेगा तो वो किसान उस गेहूं का क्या करेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस बात को सोचने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें जिनको जनता प्रत्यक्ष चुनाव में नकार चुकी है। देश भर में आप इस आंदोलन के पीछे खड़े हुए, चाहे वो दक्षिणपंथी होंगे, चाहे वो वामपंथी होंगे, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पुराने सहयोगी होंगे, उन सब को जहां जनता बार बार नकार चुकी है, बार बार चुनाव में उनका धरातल जो है वो खत्म हो चुका है, वो लोग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। कुछ हिस्से का किसान समझ गया है, कुछ लोग इससे अलग हो गए हैं, उन्होंने अपनी भिन्नता, अपने मत भिन्नता उनसे व्यक्त की है, और मैं ये मानता हूँ कि शीघ्र बाकी लोग भी इस विषय को समझेंगे और वो एक राजनीतिक गोटी की तरह इस्तेमाल होने से निश्चित रूप से बचेंगे। विषय को लेकर के जनता के सामने आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकाधिक अवसरों पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहा है
कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडियां बनी रहेंगी, किसानों को जो है वो इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से इस बारे में बातचीत की है। देश के अन्य मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के ये बात करने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत दूर के विषय हैं, इन विषयों पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक विषय आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और उनके सारे सहयोगी, उन सब का ये स्वभाव बन गया है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाना और झूठ को पैदा करना, उसको खड़ा करना और उसको दौड़ाने का प्रयास करना। मैं 3-4 उदाहरण कृषि क्षेत्र के बारे में अभी मैंने आपसे विस्तार से बात की। जिस कानून में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं था, उसको लेकर के कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ऐसे जाति के, ऐसे धर्मों के लोग जो सरकार के संरक्षण में या राजनीतिक संरक्षण में वहाँ प्रताड़ित होते हैं और वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए या इज्जत गंवा करके भी भारत में आके शरण लेते हैं। नागरिकता के कानूनों की जटिलता के कारण से 15 साल तक उनको भटकना पड़ता है, सड़क पे रहना पड़ता है। उन ऐसे शरणार्थियों को एक बार की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल जिनको पूरे हुए हैं उनको रिलैक्सेशन दिया। 2015 तक जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं उनको रिलैक्सेशन देने का काम देश की सरकार ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य से यही कांग्रेस पार्टी, यही वामपंथी और यही इनके सारे सहयोगी, इन्होंने मिलकर पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटने का षड्यंत्र रचा। एक इश्यू बनाया गया कि एक मजहब विशेष के लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको देश, उनकी जो है नागरिकता के 4 पीढ़ियों की नागरिकता की जांच की जाएगी और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश की। शाहीन बाग पूरे देश में खड़े करने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, चाहे 370 के समय आपने प्रयास किया होगा, चाहे इस समय में प्रयास किया होगा सीएए के समय में, और चाहे वर्तमान में कृषि कानून में प्रयास कर रहे होंगे, ऐसे सारे कुचेष्टाओं को जनता ने नकार दिया है और बार बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्णयों के पक्ष में मैंडेट किया है। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके दौड़ाया नहीं जा सकता। गहलोत साहब ने कहा कि सर प्रदेश में बार बार सीएम साहब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहले एक बार जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम की तरह समय अनेक तरह के आरोप लगा गए। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्री ने बाउंसर लगा करके हमारे लोगों को रोक रखा है, हमारे लोगों को कैद कर लिया गया। हमारे यहाँ 19 विधायकों को टेलीफोन ले लिए गए, वो अपनी पत्नी और परिवार से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। 10 करोड़ 20 करोड़ पता नहीं कितने फिगर वो होते हैं, 25 करोड़ मान लेता हूँ, आप जो कहते हैं उतनी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन जब 34-35 दिन बाद में जब परिणाम आया तब क्या है? क्या वो 19 विधायक दूध पीते बच्चे थे कि उनको कोई रोक करके रख सकता था? क्या उनमें से किसी एक भी विधायक ने इस बात का स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ उनको किसी बाउंसर ने लगा रखा था? क्या एक भी विधायक ने किसी एक पुलिस थाने में जाकर के उसकी जो है शिकायत दर्ज कराई? धनी लुगाई की लड़ाई में, मारवाड़ी में बोलते हैं, धनी लुगाई की लड़ाई में पड़ोसी की पिटाई करने का काम जो है वो तो नहीं हो सकता। और उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में अब तो आप ही पत्रकार मित्रों ने पूरे राजस्थान के संज्ञान में लाया है कि बीटीपी पार्टी के विधायकों को कितने कितने रुपए दे करके राज्यसभा के समय में उनसे वोट हासिल किया गया और फिर सरकार बचाने के लिए उनसे वोट हासिल किया गया। मुझे लगता है उसके बाद में तो हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब सब देश प्रदेश के सामने स्पष्ट हो गया। एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का राग अवलापना शुरू किया है। आप ये सरकार डे 1 से, जिस दिन बनी है उससे पहले से, चुनाव का परिणाम आया उससे, उस दिन से लेकर के आपसी विग्रह का शिकार है, लड़ाई का शिकार है। सरकार विभिन्न खेमों में बटी हुई है। सरकार के विभिन्न खेमे जो है आपस में संघर्षरत हैं और उसी के कारण से सरकार अस्थिर बनी हुई है और अपनी अस्थिरता का भांडा दूसरों के सिर फोड़ने का प्रयास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और करते रहे हैं।
सर मध्यावधि चुनाव की संभावना नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इस विषय पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन और चुनी हुई सरकार 5 साल तक रहे, जनता ने मैंडेट दिया है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की अस्मिता इसी में है। लेकिन अगर अपने कुकर्मों से खुद ही टूट करके बिखर जाएंगे तो उसका शायद मुझे लगता है कि रेमेडी तो हमारे पास तो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कई बार दावा कर चुके हैं। लगता है उन्हीं से एक बार पूछिए। सर, एक सवाल का अपनी बात कॉर्पोरेट घराने के सामने नहीं रखनी है, उसको अपनी कॉर्पोरेट बात घराने के एसडीओ के सामने वकील के रखनी सामने, है। SDO और के सामने दूसरा रखा विषय है। जो है, हर एक विषय को कॉर्पोरेट घराने की परिभाषा से जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सामान्य किसान का बेटा यदि ये तय कर रहा हूँ और किसी जापान की कंपनी के साथ में समझौता कर लूँ कि मैं आपके लिए सब्जी उगा करके 500 किसानों से इकट्ठा करके आपको दूँ, तो उसमें मैं किसान का बेटा और आप मेरे किसान भाई, उनके साथ में अगर मेरा एग्रीमेंट है, इसमें कॉर्पोरेट घराने कहाँ आते हैं? क्या हम इतना मजबूत कानून इसीलिए बनाया गया है कि उनको संरक्षण मिले, और भारत के संविधान ने कानूनों को इसीलिए लाइव कानून बनाने का हमको संसद को और जो है विधानसभाओं को अधिकार दिया है कि यदि कहीं कोई पेचीदगी बाद में भी नोटिस होती है तो हम अपने कानूनों को तदनुसार परिवर्तित कर सकें। ठीक है।